बोर्ड दिस टाइम तुमको तुम कौन देखते आवाज आ रही है सबको? बोर्ड क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी पावर। सभी लोग हेडिंग ले लीजिए, वर्क एनर्जी पावर। ओके, वर्क एनर्जी पावर हम आज स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे वर्क एनर्जी पावर। ओके, वर्क एनर्जी एंड पावर। कोई डाउट है किसी को? दिख रहा है ना? हेडिंग दिख रहा है ना सबको? तो वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट इसमें नए हैं, कुछ स्टूडेंट इसमें नए हैं, और मैं उन नए स्टूडेंट के लिए सबसे पहले 2 मिनट हम डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, उस नए स्टूडेंट के लिए हम 2 मिनट डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सभी लोग वेक्टर के टाइम में प्रेजेंट नहीं। ओके, तो इसीलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ नए स्टूडेंट है ना, इसीलिए मुझे डॉट प्रोडक्ट को वापस रिपीट करना पड़ रहा है। डॉट प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट है दो वेक्टर का। डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का। तो डॉट प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर में डॉट प्रोडक्ट का यूज है, इसीलिए हम पहले डॉट प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम टीच कर चुके हैं डॉट प्रोडक्ट, लेकिन इसलिए टीच कर रहे हैं दोबारा क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट है इस बैच में। तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as A dot B equal to AB cos theta. A dot B equal to AB cos theta. It is defined as A dot vector A dot vector B equal to AB cos theta. Okay, where magnitude of vector A is A, magnitude of vector B is B, and theta is angle between both vector. Theta is angle between vector A and vector B. कोई डाउट है? बोलो अरुंधति, प्रॉब्लम हो रही है या क्लियर है? अरुंधति प्रेजेंट है ना क्लास में? एब्सेंट है आज। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर में हमने सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस किया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी कुछ न्यू स्टूडेंट थे उनके लिए हमने स्टार्ट किया। तो ये था डॉट प्रोडक्ट। मीन्स दो वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर है, अगर उनका हम डॉट करेंगे तो आएगा ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। इसी के अंदर अगर हम बात करें केस वन की अगर हम बात करें कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री,
थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस 0 इक्वल टू ए बी। मीन्स केस 1 में हमने क्या देखा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 है तो उनका प्रोडक्ट, उनका डॉट प्रोडक्ट सिंपली दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, सिंपली दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सिंपली दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है। कब? जब थीटा 0। थीटा 0 कब हो सकता है? जब बोथ वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, बोथ वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, और कोलिनियर मींस एक ही लाइन में हो या पैरेलल हो। इन दोनों ही सिचुएशन में थीटा 0 होता है। जब बोथ वेक्टर पैरेलल हो या कोलिनियर हो तो थीटा 0 होगा। मींस दोनों वेक्टर के डायरेक्शन अगर सेम है तो थीटा 0 होगा। और जब दो वेक्टर के डायरेक्शन सेम होते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड को सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनके मैग्नीट्यूड को सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट। ओके, केस 2 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री 90 डिग्री, केस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, केस 2 थीटा इक्वल टू 1 मिनट। केस 1 में क्या हमने लिखा कि जब दोनों के डायरेक्शन सेम हो तो दोनों के मैग्नीट्यूड को सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे अगर कोई कहता है कि वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, तो हम क्या बोलेंगे? 1। क्यों 1 बोलेंगे? क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, दोनों के मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है, क्योंकि दोनों आई कैप मतलब दोनों अलोंग एक्स एक्सिस है। जब दोनों वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है तो दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 था तो 1 इंटू 1 इक्वल टू। अब दोनों के मैग्नीट्यूड अगर जे डॉट जे अगर कोई कहेगा तो वापस 1, के डॉट के अगर कहता है तो वापस। क्यों? क्योंकि जे डॉट जे मीन्स दोनों फैक्टर जे वाले हैं, मतलब अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस है दोनों, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे और मैग्नीट्यूड है कितना? 1 एंड 1 मींस 1 आंसर। तो ये था केस 1। नाउ केस 2, नाउ केस 2, केस 2, केस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, केस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ केस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90, केस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, then a dot b equal to ab cos 90 equal to 0 means a dot b 0 भी हो सकता है। दो नॉन जीरो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 भी पॉसिबल है। देखो यहाँ पे क्यों? क्योंकि cos 90 0 होता है, तो a भी 0 नहीं है, अगर b भी 0 नहीं है तो भी प्रोडक्ट 0 पॉसिबल है डॉट प्रोडक्ट में। मीन्स जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक अलोंग एक्स एक्सिस है और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस, तो ये दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे। ठीक है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0। कहने का मतलब अगर एक आई है दूसरा जे है तो 0, एक जे है और एक है तो 0, और के डॉट आई ऑल्सो 0। ओके, ये याद रखेंगे हम लोग। तो केस 2 को भी हमने देख लिया। केस 2 को हमने देख लिया कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये दिख रहा है हम लोग कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट
जीरो हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ऑलरेडी मैं बताया हूँ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए और बी, ए डॉट बी हो या वेक्टर बी डॉट ए हो, सेम होते हैं। इसीलिए आई डॉट जे या जे डॉट आई दोनों का वैल्यू सेम जीरो ही होगा। आई डॉट जे या जे डॉट आई वैल्यू जीरो ही होगा। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब केस थर्ड, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री हम इस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी cos 180, cos 180 is -1, therefore minus ab, माइनस ab मीन्स दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 कब पॉसिबल है, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट, एक ए इधर है तो बी इधर है, या ए अपवर्ड है बी अपवर्ड है देन ए डाउनवर्ड है, तभी ये पॉसिबल है 180। मीन्स दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो तो उनका प्रोडक्ट निगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट उनका निगेटिव भी हो जाता है। मीन्स अगर एक आई है तो दूसरा अगर माइनस आई है तो यहाँ -1 होगा। दूसरा अगर जे है, एक अगर जे है दूसरा माइनस जे है तो भी -1, के डॉट माइनस के तो भी 1, -1। तो ये है हमारा, नोट कर लेंगे डॉट प्रोडक्ट के लिए। डॉट में वर्क एनर्जी पावर यूनिट में डॉट प्रोडक्ट क्यों स्टडी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसका यूज है और ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है। फिर भी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट हैं इस बैच में इसलिए, और आज तक बहुत सारे लोग एब्सेंट भी हैं, आज बहुत एब्सेंट भी हैं, या लेट ज्वाइन किए हैं या एब्सेंट। तो जो न्यू स्टूडेंट है उन्हीं के लिए मैं डिस्कस कर रहा था, और शायद वही अगर एब्सेंट होंगे या लेट ज्वाइन किए होंगे तो फिर फायदा क्या हुआ। मैंने बोला था प्रीवियस क्लास में कि मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, तो न्यू चैप्टर के टाइम में प्रेजेंट होना चाहिए हमेशा। पंक्चुअलिटी मेंटेन करोगे तो ही लॉस नहीं होगा, अदरवाइज लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का एक मैं शॉर्टकट में एक डिस्कशन कर दिया कि अब डॉट प्रोडक्ट का जरूरत पड़ेगा तो तुम लोग यूज कर पाओगे। वर्क एनर्जी पावर में इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट का, और अब कर पाओगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर को अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट हेडिंग लेंगे वर्क। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क। अभी हम वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, सभी लोग केयरफुली इसको ऑब्जर्व करेंगे। अभी हम लोग इसको अब वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो वर्क है क्या, नाइन्थ क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया है और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट है। अगर किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई किया और अगर उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। ओके, अगर किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई किया, जैसे कि मैं इस व्हाइट बोर्ड पे फोर्स अप्लाई किया हूं, देखो फोर्स अप्लाई कर दिया, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड में कोई मोशन नहीं हुआ, इसकी कोई वर्क नहीं है, यहाँ पे वर्क जीरो है। ऐसा नाइन्थ क्लास में हम लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया और वो बॉडी रेस्ट में रह गया मीन्स वर्क जीरो। लेकिन अगर वो बॉडी मोशन में आ गया मीन्स डिस्प्लेसमेंट हो गया है बॉडी में, देन वर्क हुआ है, ऐसा कहते हैं। ओके,
If force is applied on a body and body is displaced, then said that work is done. Then said that work is done. ओके, ऐसा 9th में पढ़ा होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे वो देखो, वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इट इज डिफाइंड एज it is defined as it is defined it is defined as it is defined as dot product between force vector and displacement vector ds means displacement, in the bracket लिख भी सकते हो। ओके, force vector and displacement vector, ds means displacement, that is work equal to f dot ds। मीन्स वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं। फॉर वर्क को डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं, दैट इज फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से वर्क को डिफाइन करते हैं। ओके, अब हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि जब एफ डॉट डीएस लिखेंगे तो इसको एफ डॉट डीएस को एफ डीएस कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है, ऐसा अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ऐसा अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्यों? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो वेक्टर f डॉट वेक्टर ds इज इक्वल टू f ds कॉस थीटा। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये आ गया हुआ, लिखेंगे where theta is angle, theta is angle between f and ds, where theta is angle between f and ds, theta is angle between f and ds, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे थीटा अगर 0 होता है तो वर्क क्या होगा, 90 होता है तो वर्क क्या होगा, 180 होता है तो वर्क क्या होगा, ये पता चल रहा है यहाँ। ओके, एंगल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और फोर्स क्या है, इस पे डिपेंड करता है वर्क। वर्क डिपेंड करता है कि दो वेक्टर, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इस पे डिपेंड करता है वर्क। तो ये याद रखेंगे हम लोग। तो वर्क का ये था। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसके लिए कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों भाई? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर, किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर ही होता है, तो इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से मिला है। नेक्स्ट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, SI unit of work, SI unit of work, SI unit of work is kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, इसको जूल भी कहते हैं। SI unit of work is kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, और इसी को शॉर्ट में जूल कहते हैं। ओके, ये था वर्क का, अभी तक हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, if force and displacement, if force and displacement, if force and displacement both are in same direction, 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 then work is maximum, then work is maximum, work is maximum for given force and displacement, for given force and displacement, for given force and displacement. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया और बोला कि इसको मैक्सिमम वर्क फाइंड करो, मैक्सिमम वर्क फाइंड करो, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट देने के बाद अगर कोई कहता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, तो थीटा क्या लेंगे? 0। क्यों? क्योंकि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तभी मैक्सिमम वर्क मिलेगा। सेम डायरेक्शन मींस थीटा 0, ठीक है? सेम डायरेक्शन मींस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो एक काम करो, इस स्टेटमेंट के लास्ट में लिख लेना ब्रैकेट में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सर फॉर गिवन डिस्प्लेसमेंट बात, फॉर गिवन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, ओके, दिए हुए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर एक बार गिवन हो गया है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और बोला कि मैक्सिमम वर्क फाइंड करो, तो थीटा क्या लेंगे? 0। नेक्स्ट, if next point number next, if force and displacement are perpendicular to each other, if force and displacement are perpendicular to each other, if force and displacement are perpendicular to each other, हाँ मैं एक बात बताना भूल गया कि मैं नोट्स भी भेजना शुरू करूंगा, है ना? मैं नोट्स भेजना शुरू करूंगा, ठीक है? बोर्ड पे तो लिख रहे हैं हम लोग, सब देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे तो जरूरत नहीं था, फिर भी मैं नोट्स भेजूंगा, यही चीज भेजूंगा और क्या, जो लिखवा रहे हैं। तो क्लास में, हाँ, क्लास में नोट्स लिखने का एक अलग ही इंटरेस्ट होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो क्या लिखा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, if force and displacement are perpendicular to each other, then work is 0, then work is 0। मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा 90 होगा, और थीटा 90 होगा तो वर्क 0 हो जाएगा, देखो। नेक्स्ट पॉइंट, if force and displacement both are opposite to each other, if force and displacement both are opposite to each other, then work is negative। अपोजिट होगा तो थीटा 180 होगा और cos 180 -1 होता है। थीटा अपोजिट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, देन वर्क इज नेगेटिव, देन वर्क इज नेगेटिव। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है एक दूसरे से, तो वर्क नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि थीटा 180 हो जाएगा और थीटा 180 मींस नेगेटिव वर्क। तो अभी तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब आगे चलते, नेक्स्ट पॉइंट में एक बात और लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे फॉर्मूला if
dw equal to f ds cos theta, formula dw equal to f ds cos theta is valid for constant force only. Formula f ds cos theta is valid for constant force only. Formula Sir, DW means? क्या? Sir, DW means? वर्क। Okay, sir. हाँ, यही इसी की तो बात कर रहे हैं। अरे हमने क्या बोला, एफ डी एस कॉस थीटा, हमें अभी थोड़ी देर पहले तो बोला था, लेट ज्वाइन किया है ना। हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि वर्क को डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से वर्क को डिफाइन करते हैं, मतलब इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलेगा, वो वर्क होगा। मतलब डी डब्ल्यू क्लियर हो गया कि वर्क होगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि फॉर्मूला डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एस कॉस थीटा इज वैलिड फॉर कांस्टेंट फोर्स ओनली। ये वेरिएबल फोर्स के लिए वैलिड नहीं। ये जो फॉर्मूला है वो वेरिएबल फोर्स के लिए वैलिड नहीं है, ओनली कांस्टेंट फोर्स के लिए वैलिड है। ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल फोर्स के लिए इस फॉर्मूले को हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर वेरिएबल फोर्स के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते तो किस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं? इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई नहीं कर सकते हैं वेरिएबल फोर्स के लिए तो किस फोर्स को करेंगे, किस फॉर्मूले को करेंगे? अगर इस फॉर्मूले को वेरिएबल फोर्स के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो किस फॉर्मूले को करेंगे? तो लिखना वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन by variable force, work done by variable force. Next point, work done by variable force, work done by variable force, work done by variable force is dw equal to f ds और यहाँ पे रहेगा इंटीग्रेशन। क्लियर है? और एफ डी एस कॉस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल फोर्स के लिए हमको कॉस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ही काम हो जाता है। कैसे, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, और यहाँ लिमिट लेंगे कितना, इनिशियल, यहाँ क्या लिमिट लेंगे, फाइनल, यहाँ इनिशियल, यहाँ फाइनल। आई फॉर इनिशियल, एफ फॉर फाइनल। आई किसके लिए यूज कर रहे हैं? इनिशियल के लिए। एफ किसके लिए? फाइनल के लिए। अब सभी लोग मुझे बताएंगे कि क्या हमने इंटीग्रेशन पढ़ाया हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. क्या इंटीग्रेशन में हमने दो टाइप का इंटीग्रेशन पढ़ाया है? एक में हम कांस्टेंट यूज करते थे और एक में नहीं करते थे। तो जिन लोगों ने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, याद नहीं है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है इंटीग्रेशन में, जिनको ऐसा लगता है कि ये अननोन चीज है, वो घबराएंगे नहीं, हम उसका ये भी डिस्कस करेंगे। हमने अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, हमने सिर्फ अभी फॉर्मूला लिखा है, हम इसका यूज करना भी सिखाएंगे, हम इंटीग्रेशन को भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हम इंटीग्रेशन को भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक बार हमने कर दिया है मोशन के टाइम, जब हम स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टडी कर रहे थे, चैप्टर नंबर 3, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3, क्लास 11, तो तब मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमने डिस्कस किया था। लेकिन अभी कुछ न्यू स्टूडेंट हैं, बाद में ज्वाइन किए हैं, उनको दिक्कत हो सकता है, इसीलिए हम वापस डिस्कस करेंगे। अभी नहीं, अभी बस फॉर्मूला नोट कर लो, ये वेरिएबल फोर्स का वर्क है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो। अब इसका यूज कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे होता है, सब हम बताएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट,
Point number next. Area under force displacement. Area under force displacement graph. Area under force displacement graph is work. 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 वर्क क्या होता है? एरिया होता है. किसका एरिया? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का. ओके, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया वर्क होता है. दैट इज वर्क क्या होगा? एरिया. इसका एरिया फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है वर्क. वर्क के 3 फॉर्मूले हैं टोटल. एक फॉर्मूला तो dw इक्वल टू f ds cos थीटा जो सबसे ज्यादा यूज आएगा. f ds cos थीटा फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज आएगा, लेकिन ये सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए वैल्यूएबल है. ओके. सेकंड फॉर्मूला जो वेरिएबल फोर्स के लिए वैल्यूएबल है वो है dw इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ds. ओके. And third, dw equal to area of force displacement graph. ये 3 फॉर्मूला से ही वर्क के सारे क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं. चाहे वो क्वेश्चन आईआईटी का हो, चाहे वो क्वेश्चन नीट का हो, बोर्ड का हो, किसी भी एग्जाम का हो, किसी भी एग्जाम का हो. समझ में आ रहा है? किसी भी एग्जाम का हो, वर्ग का क्वेश्चन वो इसी 3 फॉर्मूले से हम सोल्व करते हैं. वर्ग के किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में आया हुआ हो, बड़े से बड़े एंट्रेंस में आया हुआ हो, इसी फॉर्मूले से हम सोल्व कर सकते हैं. तो अब हम 1 बाय 1 फॉर्मूला यूज करना शुरू कर रहे हैं. 1 बाय 1 तीनों फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन पहले फर्स्ट करेंगे, देन सेकंड के टाइम में पहले हम इंटीग्रेशन बताएंगे, देन इसको यूज करेंगे. तो अब देखो, ये तीनों फॉर्मूला याद रखें. ठीक है. यहाँ लिख देना 1, यहाँ लिख देना 2, यहाँ लिख देना 3. इस तीनों फॉर्मूले को मैं डिस्कस करूंगा. इन तीनों फॉर्मूले पे हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. ओके. तो सबसे पहले फर्स्ट वाले के लिए, हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर, ये एक बेसिक क्वेश्चन है. ये एक ब्लॉक है जिसका मास है. सर आज नोट सेंड करेंगे. क्यों? अभी क्लास में लिख रहे हो ना, या नहीं लिख रहे हो? सर थोड़ा आउट हो गया था. आउट हो गए थे या लेट ज्वाइन किए थे? सर आउट हो गया था थोड़ा. अच्छा ठीक है, मैं नोट्स तो भेजूंगा, लेकिन थोड़ी देर हो सकता है, लेकिन आज भेजूंगा. यस सर. हाँ, सभी लोग नोट्स के चक्कर में लेट ज्वाइन मत करना, क्योंकि नोट्स में सब कुछ नहीं होता है. नोट्स तो ठीक है हम भेज देंगे, लेकिन जब तक नोट्स को एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो क्या समझ में नहीं आएगा. ठीक है. अगर नोट्स बिना एक्सप्लेन किए हुए अगर भेजते हैं तो फिर समझ में नहीं. ऐसे एक बात बताओ, मेरे को पढ़ाने का जरूरत क्या है? फिर तो मैं नोट्स भी भेज दिया करूंगा. तो पढ़ाने से, एक्सप्लेनेशन से ही क्लियर होता है नोट्स. ओनली नोट्स से कुछ नहीं होगा. इसीलिए नोट्स से सब कुछ नहीं होता. न्यूमेरिकल भी करना है, क्लास भी टाइम से ज्वाइन करना है, ताकि क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं पता चले. ये सब चीजों पे ध्यान रखना होगा. तो चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं. क्वेश्चन क्या दे रहे हैं कि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल फॉर्म कर रहा है 37 डिग्री.
और ब्रैकेट में लिख देता हूं कि cos 37 इक्वल टू cos 37 इक्वल टू 4/5। ओके, अब यहां से भी एक फोर्स इधर लग रहा है 4 न्यूटन का। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी है और फ्रिक्शन कितना है इसमें 2 न्यूटन का। डायरेक्ट फ्रिक्शन कैलकुलेट नहीं करना है, हमने डायरेक्ट दे दिया। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल। ठीक है, अब जानते हैं सभी लोग कि 2G डाउनवर्ड होगा और एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी अपवर्ड होगा। ठीक है, अब मैं एक बात और बता दूं कि इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर 4 मीटर। फाइंड वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। फाइंड वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इंडिविजुअली। ठीक है, फाइंड वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इंडिविजुअल। सभी का इंडिविजुअल वर्क फाइंड करना है, इंडिविजुअल वर्क फाइंड करो सभी फोर्सेस का। ओके, 2 मिनट ट्राई करो फिर मैं करूंगा। वन बाय वन शुरू हो जाओ। तो 6 कहां से आया? 10 उधर लग रहा है बोर्ड पे, एरो कहां है? दो फोर्स के डायरेक्शन से हम उधर कभी ऐड करते हैं, ऐड नहीं करते हैं। हम बोले ना इंडिविजुअल फाइंड करना है, तो 14 क्यों कर दिया? ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम क्या इधर है, फिर ऐड कैसे करेंगे? समझ में आया? इंडिविजुअल वर्क फाइंड करो। सबसे पहले जैसे कि हमने 10 न्यूटन वाले का किया, ठीक है, सबसे पहले अगर हमने 10 न्यूटन वाले का वर्क फाइंड किया, 10 न्यूटन वाले का, तो वर्क क्या हो गया? एफ डी एस कॉस थीटा। एफ कितना है? 10। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4। और कॉस थीटा कितना है? 37। देख लो ना, डिस्प्लेसमेंट इस लाइन में हो रहा है ना, हॉरिजॉन्टल हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, देख लो, और फोर्स इधर है, मींस एंगल बिटवीन बोथ इज 37। इसका मतलब आ गया 40 cos 37 मतलब 4/5 मतलब 32 न्यूटन। कोई डाउट है किसी को? बोलो, कोई डाउट है? नाउ अगर हम वर्क डन फाइंड करें नॉर्मल फोर्स का, तो एफ डी एस कॉस थीटा, तो एफ कितना? एन। डीएस कितना है? 4। डिस्प्लेसमेंट है डीएस 4 है। कॉस थीटा कितना? 90 डिग्री इक्वल टू 0, क्योंकि नॉर्मल फोर्स है किधर? वर्टिकल, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? हॉरिजॉन्टल। मींस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट मींस वर्क इज 0। थर्ड पॉइंट, वर्क डन बाय 2G मतलब mg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय 2G फोर्स, F ds cos थीटा, फॉर्मूला तो सेम ही है। क्यों F ds cos थीटा अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि सारे जो फोर्स हैं यहाँ पे वो कांस्टेंट है। ये 2G
अभी भी 2G है, बाद में भी 2G होगा, 4G थोड़ी हो जाएगा। तो F कितना 2G, डिस्प्लेसमेंट कितना 4 और एंगल कितना 90 मीन्स अगेन 0। ओके नेक्स्ट 4 वर्क डन किसका 4 न्यूटन का। 4 न्यूटन में एफ कितना, एफ डीएस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ डीएस कॉस थीटा देन 4 कॉस 0। क्यों 0? क्योंकि 4 न्यूटन फोर्स भी राइटवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी राइटवर्ड है, सेम डायरेक्शन में दोनों। देख लो ये भी हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड, ये भी हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड मींस 0। तो यहां आ गया 16। वर्क का यूनिट हमने जूल बताया है, यहाँ जूल ले लें। नेक्स्ट 5 किसका लेंगे वर्क 2 न्यूटन वाले का। तो एफ डीएस कॉस थीटा 2 4 cos 180 because 2 Newton is in leftward direction and displacement is in forward direction. तो दोनों अपोजिट हैं तो एंगल हो जाएगा 180, इसलिए -1 मतलब -8 जूल। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है पूछो। सर और एक बार समझा दीजिए। पहले इसको नोट करो और 2 मिनट टाइम लो, ठीक है ना। 2 मिनट टाइम लेके देखो कि क्या हुआ। ओके सर। 2 मिनट, जिसको नहीं समझ में आया 1-2 मिनट टाइम लो, देखो कि क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है, फिर मुझे बताओ कि नहीं समझ में आया तो। सबसे पहले लोग बताएंगे कि क्या फिगर क्लियर है सबको। नो सर। क्या सर फिगर में थोड़ा डाउट है। क्या है बोलो। फिगर अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन के भी दिक्कत क्लियर नहीं होगा, हमेशा प्रॉब्लम करेगा, इसमें फिगर क्लियर होना चाहिए। फिगर क्या था मैं वापस लिख देता हूँ। ठीक है, फिगर में वापस लिखा हूँ। यहाँ भी एक ब्लॉक था 2 kg का, तो जब 2 kg का ब्लॉक है तो डाउनवर्ड फोर्स तो 2G अप्लाई होगा ही होगा और नॉर्मल में N फोर्स अप्लाई होगा ही होगा। लॉज ऑफ मोशन को, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को थोड़ा सा याद रखना है, ज्यादा नहीं है। तो 2 kg का ब्लॉक है तो एक अपवर्ड फोर्स नॉर्मल लगाएगा। कौन लगाएगा नॉर्मल फोर्स? अपवर्ड अर्थ। और डाउनवर्ड फोर्स 2G भी कौन लगा रहा है? अब कहीं ग्रेविटी। हमने एक और चीज दिया था कि इस पे फोर्स इधर लग रहा है, कितना है 10 न्यूटन का, लेकिन वो कितने एंगल पे है हॉरिजॉन्टल से? तो 37। सर अभी तक क्लियर है क्या फिगर? यस सर। अब हमने क्या किया कि इस ब्लॉक को एक कोई आगे से पुल तो कर ही रहा है 10 न्यूटन से। अच्छे से देखो, ये 10 न्यूटन से इस ब्लॉक को पुल किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है इस 2 kg के ब्लॉक को 10 न्यूटन से, और एक पीछे से आया और वो धक्का भी देने लगा 4 न्यूटन से, मतलब मोशन को सपोर्ट करने लगा, अपोजिट में मोशन फोर्स नहीं है। तो एक और 4 न्यूटन का फोर्स लगाया कोई बैकवर्ड, पीछे से, फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं लगाया है, कोई फॉरवर्ड ही डायरेक्शन है। ये एरो डिपेंड कर डायरेक्शन को डिनोट करता है। ये एरो यहाँ पे जिधर है उधर ही डायरेक्शन है, एरो जिधर है उधर ही डायरेक्शन है, जिधर ही डायरेक्शन है। देखो
हाँ, यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स, जब ये सारे फोर्स ने फॉरवर्ड जाना शुरू किया, इधर इधर जाना शुरू किया 4 मीटर, तो फिर फ्रिक्शन भी अपोजिट में लगा, कितना 2 न्यूटन। अब फिगर क्लियर है या डाउट है अभी भी? क्लियर है सर। ओके, और जब क्लियर है तो वर्क का तो कुछ हमने किया ही नहीं है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट तो सभी फोर्स के लिए सेम ही होंगे, इसीलिए हर जगह 4 यूज किया है। अगर ये ब्लॉक 4 मीटर चला है, अगर ये ब्लॉक 4 मीटर चला है, तो सभी फोर्स के लिए तो 4 ही मीटर चला है, तो डिस्प्लेसमेंट में नो डाउट। अब बात रहा फोर्स में, तो फोर्स ऑलरेडी गिवन है, 10 है, 2g है, 10 है, 4 है, 2 है, ऑलरेडी गिवन है। फोर्स ऑलरेडी गिवन है कि 10 न्यूटन का फोर्स, 4 न्यूटन का फोर्स, 2 न्यूटन का फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, 2g एक फोर्स है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक फोर्स है, ये सब गिवन है। अब बात रहा एंगल का, तो एंगल इसके लिए क्या है? तो हम क्या देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल, और फोर्स है 37 डिग्री इधर, इसका मतलब एंगल बिटवीन बोथ इज 37। एंगल ही डिसाइड करना मेन है। अब हम नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो ये वर्टिकल है, और डिस्प्लेसमेंट जो 4 है वो हॉरिजॉन्टल है, इट मींस 90 डिग्री। सेम प्रोसीजर 2g में भी हो रहा है, सेम सिचुएशन कि 2g भी वर्टिकल है और 4 डाउन हॉरिजॉन्टल है, इसलिए 90। अब इस 4 के लिए देखो, ये भी राइटवर्ड है और हॉरिजॉन्टल है, ये भी राइटवर्ड है और हॉरिजॉन्टल है, और डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल है, इट मींस कि यहाँ पे 0, और ये वाला हॉरिजॉन्टल है लेकिन बैकवर्ड है, इसीलिए, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? फॉरवर्ड है। दोनों के बीच का एंगल देख लो, ये इधर है तो दूसरा इधर है, तो एंगल तो बनेंगे 180। इस केस में 0 क्यों? क्योंकि एक फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। तो अब बोलो, कोई डाउट है क्या वापस? नो सर। ओके, एक और सिमिलर क्वेश्चन देंगे। अगर कोई कहता है कि नेट वर्क डन कितना है, अगर कोई कहता है कि नेट वर्क डन कितना है, तो सभी को ऐड कर देना। तो ऐड करेंगे तो 8 जूल आएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गए, ये नहीं 8 जूल नहीं आएगा। 32 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 16 प्लस -8 मीन्स 40 जूल। सभी के वर्क को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 40 जूल आएगा या नहीं आएगा? वर्क डन ऑल फोर्सेस का, ऑल फोर्सेस का वर्क डन मीन्स नेट वर्क 32 प्लस 16 -8 इक्वल टू 40 जूल। क्लियर हुआ क्या? यस सर। ओके, अब एक क्वेश्चन और दूं। क्वेश्चन जब भी सोल्व करें 2 मिनट बस टाइम लेके देखो कि क्या हो रहा है, उससे आइडिया लग जाए। ठीक है, हम लोग जैसे आसपास में कुछ होता है तो हम लोग 2 मिनट ऑब्जर्व करके देखते हैं ना, कि लगता है वहां हुआ है, लगता है वहां पे एक्सीडेंट हुआ है, लगता है वहां पे कुछ प्रोग्राम है। ऐसा कैसे करते हैं रियल लाइफ में, वैसे ही करना है। अब एक क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, कि यहाँ पर है 4 kg का एक ब्लॉक, मास का तो ऐसे कोई यूज नहीं है। यहाँ पर है 5 न्यूटन का एक ब्लॉक, यहाँ पर है 2 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये वाला फोर्स क्या कर रहा है? 5 न्यूटन ब्लॉक को पुल कर रहा है फॉरवर्ड, 5 न्यूटन इधर पुल कर रहा है और 2 न्यूटन इधर, और इसमें नॉर्मल फोर्स तो लगेंगे ही, है हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी तुम लोग जानते होगे। ये दोनों फोर्स तो हम दें या ना दें, ऑलरेडी लेना ही लेना है।
ओके, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर है 10 मीटर। ये जो 5 न्यूटन का फोर्स है एट एन एंगल 53 बीटा हॉरिजॉन्टल है। याद रखना डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है और ये 53 डिग्री पे है हॉरिजॉन्टल। हाँ, एक बात बता दूंगा कि cos 53 इक्वल टू 4/5, सॉरी 3/5। चलो सभी लोग कैलकुलेट इंडिविजुअल वर्क, फिगर नोट करके लिखेंगे। कैलकुलेट इंडिविजुअल वर्क बहुत इजी चीज है जी, इससे इजी कुछ होता नहीं। कैलकुलेट इंडिविजुअल वर्क। इंडिविजुअली 4 ही फोर्स है, सभी का वर्क फाइंड करो। यहाँ पर हमने फ्रिक्शन फोर्स दिया नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स अगर दे तो काउंट करना है, नहीं दे तो काउंट नहीं करना है, याद रखिए। हो गया, कैलकुलेट हो गया। तो अगर हमको वर्क फाइंड करना है किस फोर्स का, 5 न्यूटन वाले फोर्स का, अगर हमको 5 न्यूटन वाले फोर्स का वर्क फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या है, F is cos थीटा, F is 5, ds means 14 मीटर, ओके। और cos थीटा भी, थीटा कितना है यहाँ पर 53, क्योंकि तुम देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है हॉरिजॉन्टल, डिस्प्लेसमेंट किधर है हॉरिजॉन्टल, और फोर्स हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल से 53 एंगल फॉर्म कर रहा है। इट मींस दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 53, ये आ गया फर्स्ट। सेकंड की अगर बात करें तो वर्क किसका, 2 न्यूटन वाले का, कितना, एफ ds cos थीटा। अब एफ कितना 2, डिस्प्लेसमेंट कितना 10 cos थीटा कितना 180। क्यों भाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है राइटवर्ड, हॉरिजॉन्टल में राइटवर्ड, और ये फोर्स भी है हॉरिजॉन्टल में लेफ्टवर्ड, 2 न्यूटन फोर्स, ओके। 2 न्यूटन फोर्स इज इन हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड, so this is एंगल। क्लियर हो रहा है ना सबको, बोलो कोई डाउट है क्या। अब अगर हम बात करें थर्ड की, तो वर्क डन किसका, नॉर्मल फोर्स का, एफ ds cos थीटा इक्वल टू एफ इन ds 4 cos थीटा 90। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है राइटवर्ड, फोर्स है वर्टिकल, ओके। डिस्प्लेसमेंट जो है 10 मीटर, वो राइटवर्ड है, एंगल बिटवीन बोथ इज 90। तो कोई डाउट है पूछो, कोई डाउट है किसी को।
नो सर। ओके, अब है वर्क किसका, 5 न्यूटन वाले का, सॉरी 4G वाले का, 4G वाले का। तो यहाँ भी 4G फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट 4 हो गया, कॉस 90, क्योंकि 4G डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ भी वर्क कितना, 0, यहाँ भी वर्क 0 और यहाँ भी 0, लास्ट के दोनों वर्क 0। ओके, तो इस टाइप से cos 180 -1 होता है, इसलिए इसको -20 कर देगा। और इसको यहाँ पे हमने कैलकुलेट नहीं किया था, देख लेना ये कितना है, 5 × 10 × cos 53 3/5 मीन्स 30 जूल। ओके, मतलब नेट वर्क कितना है, 10 जूल, क्योंकि 30 - 20 = 10। तो किसी को कोई डाउट है क्या? एक होमवर्क दूं तुम लोगों को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क में दूं क्या? यस सर। ओके, घर में आराम से करना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, लेकिन ट्राई जरूर करना। लिखना, इन द गिवन पुली ब्लॉक सिस्टम, इन द गिवन पुली ब्लॉक सिस्टम, in the given pulley block system, find work done by tension force, find work done by tension force at 3 kg and 2 kg block, at 3 kg and 2 kg block, at 3 kg and 2 kg block, after 2 seconds, after 2 seconds, after 2 seconds, after 2 seconds, आगे लिखेंगे, कॉमा देके आगे लिखेंगे, इनिशियली, इनिशियली मतलब t = 0, इनिशियली मतलब t = 0, इनिशियली सिस्टम इज इन रेस्ट, इनिशियली सिस्टम इज इन रेस्ट, इनिशियली सिस्टम इज इन रेस्ट, कॉमा थ्रेड इज massless and surface of pulley is frictionless, surface of pulley is frictionless, surface of pulley is frictionless। समझ में आया क्या सबको? तो ये जो होमवर्क मैं दे रहा हूं, ये तुम लोग करना, और नहीं होगा तो बताना। ब्रैकेट में लिख देना G = 10 मीटर/सेकंड²। G को 10 लेना है, ओके, G को 10 लेना है, यहाँ पर G को 10 लेके काम करना है। दिस इज होमवर्क। तो आज इतना ही, और ये होमवर्क ट्राई करेंगे, और एक क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, IIT मेंस में, ओके, IIT मेंस में आया हुआ है, सभी लोग ट्राई करेंगे, नहीं होगा मैं बताऊंगा।